नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार कोचिंग क्लासेज राजगढ़ पर। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कोचिंग क्लासेज के तहत। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम रोज़ आपको डेली 1 घंटे की करंट जी की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो जो सभी केंद्र सरकार की जो भर्तियाँ या राजस्थान सरकार की जितनी भी भर्तियाँ उनके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है इस वीडियो के तहत। जैसे अगर हम बात करें एसएससी, जीडी, या हम बात करें दिल्ली पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, या हम बात करें जितनी भी राजस्थान सरकार के द्वारा जो भर्तियां निकाली जाती हैं उन सभी के अंदर वर्तमान के अंदर करंट एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कारण अगर हम बात करें तो हर दिन आपको सुबह 1 घंटे की वीडियो करंट की उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें आप अपने घर बैठे भी ये सुविधा आपको मिलने वाली है। तो हमारी तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उसके अंदर अपना सहयोग बनाकर रखें। अब देखो, आज हम बात करते हैं अपनी पहली क्लास के बारे में। करंट की क्लास स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य या शहर में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर रोक लगाई गई है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस राज्य या शहर में ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी पर रोक लगाई गई है। अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है मुंबई, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। दोस्तों, अगर हम बात करें ओला और उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये रोक लगाई गई है कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ पर रोक लगाई गई है? दिल्ली में। अगर हम बात करें तो दोस्तों एक तो आती है ओला। ओला की अगर हम बात करें तो ओला की शुरुआत हुई थी मार्च 2015 के अंदर। शुरुआत कब से मानी जाती है? मार्च 2015। वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में। कहां पर आता है? बेंगलोर या बेंगलुरु में। कर्नाटक है, बेंगलोर के अंदर क्या है इसका मुख्यालय। अगर हम बात करें तो ये यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाती है ओला, भारत की एक कंपनी है। अगर हम बात करें ओला की तो ये वर्तमान के अंदर भारत के अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है न्यूजीलैंड, एक क्या आता है? न्यूजीलैंड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे अपनी सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। संस्थापक की अगर हम बात करें तो ओला का संस्थापक वो किसको माना जाता है? एक तो नाम आता है भावेश अग्रवाल। किसका नाम आता है? भावेश अग्रवाल। और एक अगर हम बात करें तो एक आता है अंकित बाठी। एक किसका नाम आता है? अंकित बाठी का। इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा अगर हम बात करें ओला, उबर और जो रैपिडो बाइक टैक्सी है, ओला और उबर की जो बाइक टैक्सी है, जो मतलब अगर हम बात करें दोपहिया वाहन है, उनके ऊपर क्या लगा दी गई है? रोक लगाई गई है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक नाम आता है उबर का। किसका नाम आता है? उबर का। उबर की अगर हम बात करें तो उबर के बारे में याद रखना दोस्तों। देखो, उबर की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहां पे? यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कहां पर है यूएस के अंदर? सैन फ्रांसिस्को। कहां पर आता है? सैन फ्रांसिस्को में। उबर का मुख्यालय कहां पे है? यूएस, सैन फ्रांसिस्को। अगर हम बात करें वर्तमान के अंदर तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक माना जाता है, एक तो नाम आता है गैरेट कैंप। क्या नाम आता है? गैरेट कैंप। और एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है तो एक नाम आएगा ट्रेविस कलानिक। एक किसका नाम आएगा? ट्रेविस कलानिक का। तो अगर हम बात करें तो उबर का जो मुख्यालय वो कहां पे है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। संस्थापक की अगर हम बात करें, संस्थापक नाम आता है गैरेट कैंप और ट्रेविस कलानिक।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक आता है इसका सीओ, ऊबर का सीओ। सीओ की अगर हम बात करें तो सीओ का नाम आता है दारा खोसेरोशाही। सीओ कौन है? दारा खोसेरोशाही। सीओ कौन बनाया गया इसका? ऊबर का दारा खोसेरोशाही। और एक नाम आता है अध्यक्ष, एक नाम आता है अध्यक्ष का। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष किसका नाम आएगा? अध्यक्ष नाम आता है रोनाल्ड सुगर। किसका नाम आएगा? रोनाल्ड सुगर का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन से राज्य या शहर के द्वारा रोक लगाई गई थी ओला उबर रैपिडो बाइक टैक्सी पर? दिल्ली के द्वारा। अगर हम बात करें ओला की स्थापना मार्च 2015 में हुई थी और उबर की स्थापना हुई थी मार्च 2009 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? मार्च 2009 में। इसके द्वारा सेवाएं कहाँ कहाँ उपलब्ध करवाई जाती है? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। संस्थापक भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी। अगर हम बात करें उबर की तो उबर का मुख्यालय कहाँ पे आता है? यूएस में, सैन फ्रांसिस्को। अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक गैरेट कैंप और ट्रेविस कलानिक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अध्यक्ष आता है रोनाल्ड सुगर और सीईओ कौन है? दारा खोसेरोशाही। तो दिल्ली सरकार, हम बात करें दिल्ली परिवहन के द्वारा यहाँ पे रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किस देश के साथ परमाणु संधि में अपनी भागीदारी निलंबित करने की घोषणा की है? हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किस देश के साथ परमाणु संधि में अपनी भागीदारी निलंबित करने की घोषणा की है? अगर हम बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर क्या आता है? अमेरिका। इसका आंसर क्या आता है? अमेरिका। अब देखो, अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन, ये कहाँ के राष्ट्रपति आते हैं? रूस के। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी माना जाता है, रूस के। वर्तमान में अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन के मध्य लड़ाई चल रही है या युद्ध हो रहा है। और अगर हम बात करें तो अभी इसका वर्षगांठ मनाया जा रहा है। वर्षगांठ था, इसे 1 साल हो गए इस युद्ध को होते हुए। उससे 2 दिन पहले अगर हम बात करें तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अमेरिका के साथ जो परमाणु अप्रसार संधि की गई थी ना, जिसकी अगर हम बात करें नाम आता है स्टार्ट। क्या नाम आता है? स्टार्ट। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे चल कर इसी का नाम क्या आया था? न्यू स्टार्ट। क्या नाम आता है? न्यू स्टार्ट। एक स्टार्ट है और एक क्या नाम आता है? न्यू स्टार्ट। दोनों संधियां हुई थी। सबसे पहले परमाणु अप्रसार संधि हुई थी, कौन सी? स्टार्ट। इसके बाद ये जब इसकी ये पूरी हो गया इसका काल, तब अगर हम बात करें तो बीच में एक संधि आई थी जिसका नाम आता है शॉर्ट। क्या नाम आता है? शॉर्ट। और इसके बाद वर्तमान में जो निलंबित की गई है उसका नाम क्या आता है? न्यू स्टार्ट। क्या नाम आता है? न्यू स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो परमाणु अप्रसार संधि, हम बात करें जो ये संधि है ना, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टेरिटरी। स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन टेरिटरी मतलब जो परमाणु हथियार है उन पर क्या लगाना? रोक लगाना। उस समय की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये संधि हुई थी 1991 में। ये संधि कब हुई थी? 1991 में हुई थी। अगर हम बात करें लागू हुई थी 1994 में। संधि लागू कब हुई थी? 1994 में लागू हुई। और ये संधि कब तक चली थी? 2009 तक। 2009 तक ये संधि चली। उस समय के बाद अगर हम बात करें तो कुछ समय के लिए अगर हम बात करें तो एक संधि लाएगी शॉर्ट। इस संधि के तहत मतलब क्या समझौता हुआ था कि दोनों देश मिलकर अगर हम बात करें तो अपने परमाणु हथियार उनके अंदर क्या लाई जाएगी? कमी लाई जाएगी। इसके तहत कहा गया है कि दोनों देश हैं वो मिलकर 6000 से अधिक अगर हम बात करें तो अपने परमाणु हथियार उनमें बढ़ोतरी नहीं कर सकते। ये स्टार्ट संधि के तहत समझौता हुआ था। इसके बाद संधि लाई गई थी शॉर्ट कुछ समय के लिए, जब न्यू स्टार्ट संधि लागू नहीं हुई थी। जब ये संधि का कार्यकाल कंप्लीट हो गया तो शॉर्ट लाई गई थी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव
रिडक्शन टेरिटरी, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन टेरिटरी। इसके बाद अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो संधि जो लागू थी वो कौन सी थी? न्यू स्टार्ट संधि लागू थी। और ये संधि अगर हम बात करें तो लागू कब हुई थी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये लागू कहां पे हुई थी? प्राग। कहां पर लागू की गई थी? प्राग में। अगर हम बात करें तो न्यू स्टार्ट संधि ये लागू की गई कब? फरवरी 2011 में। कब लागू की गई? फरवरी 2011 में लागू की गई। अगर हम बात करें तो फरवरी 2011 में लागू करने के बाद ये संधि कब तक चलने वाली थी? फरवरी 2026 तक। कब तक चलती? फरवरी 2026 तक चलती। उससे पहले अगर हम बात करें तो इस संधि को निलंबित कर दिया किसके द्वारा? रसिया के द्वारा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो रसिया के द्वारा क्या आरोप लगाया गया? अगर हम बात करें पहले न्यू स्टार्ट संधि थी, इसके तहत क्या समझौता हुआ? समझौते के तहत यह हुआ कि दोनों देश हैं, दोनों देश एक दूसरे के परमाणु स्थानों का क्या कर सकते हैं? निरीक्षण कर सकते हैं। दोनों देश हैं वो परमाणु स्थानों का क्या करेंगे? निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक संधि, एक इसके तहत समझौता किया गया कि प्रतिवर्ष दोनों देश से दोनों देशों के अंदर 18 जगहों का निरीक्षण कर सकते हैं हर वर्ष। मतलब निरीक्षण करने की जो अनुमति है प्रतिवर्ष कितनी जगहों की है? 18 जगहों की। इसके तहत अगर हम बात करें तो वर्तमान में फरवरी 2023 तक अगर हम बात करें तो रसिया और अमेरिका के द्वारा अभी तक 328 जगहों का निरीक्षण किया जा चुका था। कितनी जगहों का निरीक्षण किया जा चुका था? 328 जगहों का। इसके बाद अगर हम बात करें तो रसिया के द्वारा आरोप लगाया गया कि इस संधि के तहत अगर हम बात करें तो रसिया ने क्या आरोप लगाया? रसिया ने आरोप लगाया कि अमेरिका ये संधि के तहत हमारे जो स्थान है उनका निरीक्षण कर रहा है। इसके अलावा वो दूसरे गलत फायदा उठा रहा है। वो जो संधि है उसकी जो मूल बातें हैं उनकी अवहेलना कर रहा है। जबकि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस संधि के उल्लंघन करने का प्रयास था वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा ही किया गया था। और ये संधि जब तोड़ने के बाद अगर हम बात करें तो रसिया के द्वारा परमाणु हमले की भी धमकी दी जा चुकी है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो क्या नाम आता है? बाइडेन। क्या नाम आता है? बाइडेन। तो अगर हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ जो परमाणु अप्रसार संधि, जिसको क्या नाम दिया गया था? न्यू स्टार्ट का कार्यकाल कब पूरा हुआ था? 2009 में। इसके बाद कौन सी आई थी? शॉर्ट। और वर्तमान में कौन सी संधि लागू थी? न्यू स्टार्ट, परमाणु अप्रसार संधि। मतलब दोनों देश थे वो अपने परमाणु जो हथियार है या परमाणु का जखीरा है वो लगातार धीरे धीरे क्या करेंगे? कम करेंगे। इसी संधि के तहत अगर हम बात करें तो फरवरी 2023 तक दोनों देशों के द्वारा 328 स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका था और प्रतिवर्ष 18 स्थानों का निरीक्षण करने का आदेश था। अगर हम बात करें तो ये थी परमाणु अप्रसार संधि। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इसकी अगर हम बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ये दादा साहेब के नाम पे चलाया गया था। अगर हम बात करें दादा साहेब के नाम की तो दादा साहेब का मूल नाम क्या था? ढूंढीराज। क्या नाम आता है? ढूंढीराज फाल्के। क्या नाम आता है? ढूंढीराज फाल्के नाम आता है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में की गई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2023 के अंदर 2023 की अगर हम बात करें 2023 के अंदर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो आपको 4 पुरस्कार याद रखने। एक तो आता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, एक तो नाम आता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार दिया गया था द कश्मीर फाइल्स को। किसको दिया गया? द कश्मीर फाइल्स को।
अगर हम बात करें तो इस फिल्म को किसके द्वारा बनाया गया था? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा बनाया गया। तो अगर हम बात करें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किन सी फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर क्या चुना गया था? फिल्म ऑफ द ईयर। तो इसकी अगर हम बात करें तो फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी आती है? द कश्मीर फाइल्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? द कश्मीर फाइल्स। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें तो एक आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो ये किसको चुना गया था? रणबीर कपूर को। किसको चुना गया था? रणबीर कपूर को। और कौन सी फिल्म के लिए? ब्रह्मास्त्र। कौन सी फिल्म के लिए चुना गया था? ब्रह्मास्त्र, शिवा पार्ट 1। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? रणबीर कपूर को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। एक पुरस्कार दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया था आलिया भट्ट को। किसको दिया गया था? आलिया भट्ट को दिया गया। कौन सी फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो ये चीजें याद रखनी है कि ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। अगर हम बात करें तो इस पुरस्कार के अंदर दोस्तों एक तो दिया जाता है स्वर्ण कमल, एक अगर हम बात करें तो एक शॉल, और एक अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मीनाचिल नदी भारत के किस राज्य में बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें जलवायु की दृष्टि से कि मीनाचिल नदी है वो भारत में कौन से राज्य में बहती है? तो अगर हम बात करें तो इसका उत्तर आता है कौन सा? केरल। मीनाचिल नदी है वो कहां से निकलती है? केरल से। मुख्य रूप से अगर हम बात करें दोस्तों से इसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट। कहां से होता है? पश्चिमी घाट से। इसके बाद अगर हम बात करें तो केरल के अंदर बहती है ये नदी, और केरल में इसकी लंबाई आती है कितनी? 78 किलोमीटर। कितनी लंबाई आती है? 78 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो ये नदी अपना जल कहां पे डालेगी? ये नदी अपना जल डालती है वेमनाड झील में। कहां पे डालती है? वेमनाड झील। अगर हम बात करें तो दोस्तों याद रखना वेमनाड झील है ये केरल की सबसे बड़ी झील है। केरल की सबसे बड़ी झील। केरल की सबसे बड़ी झील। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील है। एक चीज याद रखना कि भारत की सबसे लंबी झील। अब मेन चीज अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक अगर हम बात करें कि वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों, तो इसके पीछे अगर हम बात करें तो इसके पीछे आपको याद रखना है कि मीनाचिल नदी है ये केरल राज्य के अंदर पश्चिमी घाट से निकलती है और अपना जल कहां पे डालती है? वेमनाड झील में। फिर भी अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो अभी गर्मियों की शुरुआत में ये नदी है वो सूखने शुरू हो चुकी है। तो ये अगर हम बात करें तो एक जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मीनाचिल नदी है वो गर्मियों की शुरुआत में क्यों नहीं शुरू हो चुकी है? सूखनी शुरू हो चुकी है। एक चीज याद रखना कि इस नदी को क्या कहा जाता है? गोन्ना। क्या कहा जाता है? गोन्ना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कहा जाता है इस नदी को वल्जर। क्या बोला जाता है? वल्जर। और एक अगर हम बात करें तो एक क्या बोला जाता है? कनवार। क्या बोला जाता है? कनवार। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से। लंबाई कितनी है? 78 किलोमीटर। और कहां पे अपना जल डालती है? वेमनाड झील में, जो भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। वर्तमान में करंट की दृष्टि से देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में ये नदी गर्मियों की शुरुआत में क्या हो चुकी है? सूखनी शुरू हो चुकी है। और एक इसको क्या बोला जाता है? गोन्ना नदी, वल्जर या कनवार नदी। गोन्ना, वल्जर या कनवार नदी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एस अब्दुल नजीर किस राज्य के नए उपराज्यपाल बने हैं? एस अब्दुल नजीर
कौन से राज्य के राज्यपाल बने हैं? एस अब्दुल नजीर। अगर हम बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र ये राज्यपाल बने कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। कहाँ के राज्यपाल बने? आंध्र प्रदेश के। अगर हम बात करें तो इनका नाम पूरा क्या आता है? अब्दुल सैयद नजीर। अब्दुल सैयद नजीर। अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? विशाखापत्तनम। कहां पर आती है? विशाखापत्तनम। अब्दुल सैयद नजीर कहां के राज्यपाल बने? आंध्र प्रदेश के। राजधानी क्या है? विशाखापत्तनम। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री तो जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है दोस्तों? रमेश बैस। क्या नाम आता है? रमेश बैस। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। क्या नाम आता है? कलराज मिश्र। जबकि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, आनंद बोस। क्या नाम आता है? आनंद बोस। एक चीज याद रखना जो दोस्तों, अब्दुल सैयद नजीर या एस अब्दुल नजीर जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने, ये पहले क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं? न्यायाधीश। जबकि अगर हम बात करें ये मूल रूप से कहां के निवासी हैं? तो मूल रूप से आते हैं कहां के? कर्नाटक। कहां के आते हैं? कर्नाटक के निवासी आते हैं। तो वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो एस अब्दुल नजीर को कहां का राज्यपाल बनाया गया है? आंध्र प्रदेश का। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी कहां पे स्थानांतरित कर दी गई है? विशाखापत्तनम। पहले कहां पे बनाई गई थी? अमरावती। और इसी बात का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या नाम कर दिया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर शहर है, किसके द्वारा बसाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। आलमगीर औरंगजेब। यहीं पे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पे इसने बनाया था, औरंगजेब ने क्या बनाया था? बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा। और इसी को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल। दक्षिण का ताजमहल। अगर हम बात करें तो औरंगाबाद का वर्तमान में नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। क्या नाम रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। अगर हम बात करें तो ये किसके लिए बनाया गया था औरंगजेब ने बीवी का मकबरा? तो ये अपनी पत्नी रबिया दुरानी के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? रबिया दुरानी के लिए। और इसी औरंगाबाद की अगर हम बात करें तो वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है? छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया? छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहां आयोजित हुई है? भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं रक्षा वार्ता कहां आयोजित की गई? तो दोस्तों ये वार्ता ये कहां पे आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। कहां पे आयोजित की गई थी? नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जो रक्षा वार्ता ये अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो रक्षा समझौता है, इसकी अगर हम बात करें तो रक्षा समझौता इसकी गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए ये वार्ता की गई है। मतलब जो रक्षा समझौता किया गया उसकी समीक्षा करने के लिए कौन सी वार्ता की गई थी? 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता की गई। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। अगर हम बात करें तो भारत की ओर से अध्यक्षता, भारत की ओर से अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो भारत की ओर से अध्यक्षता की गई थी गिरिधर अरमानी। किसके द्वारा की गई थी? गिरिधर अरमानी के द्वारा। भारत के रक्षा सचिव हैं ये। क्या है? रक्षा सचिव। तो गिरिधर अरमानी के द्वारा की गई। जबकि अगर हम बात करें श्रीलंका की ओर से, एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है श्रीलंका की ओर से। और श्रीलंका की ओर से अगर हम बात करें अध्यक्षता की गई थी कमल गुणरत्ने के द्वारा।
किसके द्वारा की गई थी? कमल गुणरत्ने के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य जो रक्षा समझौता हुआ है उसकी समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की थी? गिरिधर अरमानी ने। जबकि श्रीलंका की ओर से किसने की थी? कमल गुणरत्ने के द्वारा ये अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया? अपना जो 84वां स्थापना दिवस समारोह था ये कहां पे आयोजित किया गया? तो पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जो 83वां स्थापना दिवस था, 83वां स्थापना दिवस ये कहां पे आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर के अंदर। 84वां की अगर हम बात करें, 84वां कहां पे स्थापित आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ के अंदर। अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें सीआरपीएफ की स्थापना थी, ये कब की गई थी? 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। कहां पर आता है मुख्यालय? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। तो 83वां स्थापना दिवस है वो कहां पे हुआ था? जम्मू कश्मीर में। जबकि अगर हम बात करें 84वां स्थापना दिवस कहां पे आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ के अंदर। अगर हम बात करें तो वर्तमान के अंदर इसके जो महानिदेशक ये कौन आते हैं? सुजोय लाल थाउसेन। सुजोय लाल थाउसेन इसके क्या है? वर्तमान में महानिदेशक है। क्या थे? महानिदेशक सुजोय लाल थाउसेन। तो अपना 84वां स्थापना दिवस कहां पे आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ के अंदर। और 83वां कहां पे किया गया था? जम्मू कश्मीर में। स्थापना कब हुई थी सीआरपीएफ की? 23 जुलाई 1939 को। और मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? कि हाल ही में कौन से देश के द्वारा डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की क्या की है? घोषणा। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये नाम आता है किसका? पेरू का। किसका नाम आता है? पेरू का। पेरू की अगर हम बात करें तो पेरू है ये कहां पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर। कहां पर आता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो पेरू देश है ये दक्षिण अमेरिका के अंदर जो पश्चिमी तट है दक्षिण अमेरिका का वहां पे स्थित है। अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि पेरू और दक्षिणी पेरू, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तरी चिली। दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे क्या स्थित है? मरुस्थल स्थित है। क्या स्थित है? मरुस्थल। अगर हम बात करें तो ये पेरू देश है ये कहां पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहां पे है। एक चीज याद रखना कि ये दक्षिणी पेरू और उत्तरी चिली है, यहां पे एक मरुस्थल है जिसका नाम आता है अट्टाकामा। क्या नाम आता है? अट्टाकामा मरुस्थल। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा पाई जाती है। फास्फेट और नाइट्रेट के क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। एक चीज तो ये याद रखना, अगर हम बात करें तो यहां पे वर्षा नहीं होना एक वरदान साबित हुआ है। वर्षा का नहीं होना क्या हुआ है? वरदान साबित हुआ है। और अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है ये अट्टाकामा मरुस्थल है। ये क्या है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना गया है। जबकि अगर हम बात करें तो एक आता है स्थान का नाम पड़ता है चिली के अंदर अरिका। क्या नाम आता है? अरिका, जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है कौन सा आता है? अरिका। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखना कि चिल्ली है ना, चिल्ली जो अट्टाकामा मरुस्थल है यहां पे अगर हम बात करें तो चिल्ली के अंदर एक खान है तांबे की खान। जिसकी अगर हम बात करें तो क्या नाम आता है? चुक्की कमाटा। कौन सी खान है? चुक्की कमाटा, जिसे तांबे की राजधानी कहा जाता है। कौन सी खान है? चुक्की कमाटा की खान, जिससे क्या निकलता है?
तांबा, जिसे क्या कहा जाता है, तांबे की राजधानी। एक अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अट्टाकामा मरुस्थल है, यहाँ पे समुद्री पक्षियों के द्वारा बीट की जाती है, समुद्री पक्षियों की बीट, इसको क्या बोला जाता है, गुआनो। क्या बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि समुद्री पक्षियों की बीट क्या कहलाती है, गुआनो। और किसके भंडार पाए जाते हैं, फास्फेट और नाइट्रेट के। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो पेरू के अंदर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। एक यहाँ पे स्थित है बोल्बिया का पठार। कौन सा पठार आता है, बोल्बिया का पठार। जो अगर हम बात करें पेरू और बोल्बिया देशों के मध्य स्थित है, पेरू और बोल्बिया देशों के मध्य। अगर हम बात करें तो मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि जो बोल्बिया का पठार है ना, यहां पर अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील स्थित है, जिसका नाम आता है टिटिकाका। क्या नाम आता है, टिटिकाका। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है वो कौन सी है, टिटिकाका, जो कहां पे स्थित है, बोल्बिया के पठार पर, जो पेरू और बोल्बिया की सीमा पर स्थित है। तो ये चीज याद रखनी है। अगर हम बात करें तो फिर से देखो कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण किसके द्वारा रोक स्वास्थ्य आपातकाल लगाया गया था, पेरू के द्वारा। कहां पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। पेरू और चिली के अंदर कौन सा मरुस्थल है, अट्टाकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। और यहाँ पे क्या भंडार पाए जाते हैं, फास्फेट और नाइट्रेट के। इस कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जो एक वरदान साबित हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्थान पड़ता है अरिका, जो सबसे शुष्क स्थान है। समुद्री पक्षियों की बीट क्या कहलाती है, गुआनो। और यहाँ पे एक तांबे की खान है चिली में, कौन सी, चुंकी कमाटा, जिसको क्या कहा जाता है, तांबे की राजधानी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी आती है, टिटिकाका, जो पेरू और बोल्बिया की सीमा पर कौन सी है, बोल्बिया के पठार पर।